नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर अमित कुमार गौतम। आज हम बात करते हैं भारतीय वन्य जीव अर्थात भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात। भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करेंगे तो जो भारतीय वन्य जीव के संरक्षण में आते हैं, या हमारे भारत में वर्तमान में आप देखेंगे तो जीव जंतु जितने भी हैं इनके लिए एक संरक्षण अधिनियम चलाया गया था, जो चलाया गया था आपका वन संरक्षण अधिनियम 1972 में, जिससे अपने भारत में जो जीव विलुप्त हो रहे थे उनको एकत्रित करने के लिए क्या किया गया था। 1972 में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में विलुप्त हुए प्रजातियों को बचाने के लिए और अपनी धरोहर को बनाकर रखने के लिए राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम चलाया गया था। तो ध्यान रहे कि किस लिए चलाया गया था, तो याद रखिएगा। इसको हम जैव विविधता के पार्ट में आपको डिटेल से बताएंगे और पारिस्थितिकी तंत्र के जब चैप्टर हम लाएंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक आपका इसमें वर्णन करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे आज भारतीय वन्य जीव एवं भारतीय राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की बात। तो हम बात करते हैं भारत में हमारे विश्व में लगभग 5% वन्य जीव हमारे भारत में उपस्थित हैं। याद रखिएगा, अगर विश्व के मुकाबले में हमारे देश में लगभग 5% वन्य जीव हैं, अर्थात 95% अदर देशों में हैं और 5% हमारे देश में वन्य जीव उपस्थित हैं। हमारे देश में भी जैसे हमने कहा कि भारत में हमारे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रारंभ हुआ, जिसमें यह बताया गया कि हमारे देश में जो पशु पक्षी या जीव विलुप्त हो रहे हैं वन्य जीव, उनका संरक्षण किया जाए। तो याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपका 1972 में। फिर आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख 3 नियम हैं। वन्य जीव संरक्षण के प्रमुख 3 नियम हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अभ्यारण्य और तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो याद रखिएगा, जैव मंडल पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमारा जैव मंडल बनता कैसे है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक, हमारे 3 मंडल हैं पृथ्वी पर। पहले को मान लेते हैं हम, एक को मान लेते हैं वायुमंडल, एक को मान लेते हैं जलमंडल, एक को मान लेते हैं स्थल मंडल। जब तक इन तीनों की उपस्थिति किसी भी क्षेत्र पर नहीं रहेगी या किसी भी ग्रह पर नहीं रहेगी, तब तक जैव मंडल का निर्माण नहीं हो सकता। याद रखिएगा, जब ये तीनों मंडल मिलते हैं तभी एक नए मंडल की उत्पत्ति होती है, जिसको कहते हैं जैव मंडल। तो याद रखिएगा, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, तीनों के मिलने पर किसकी उत्पत्ति होती है, तो जैव मंडल की। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपसे एक बात कहें कि आप जिस किसी क्षेत्र पर जाइए, वहाँ पर जल हो और स्थल हो, वायु ना हो, तो आप कितने परसेंट या कितने समय तक जी सकते हैं? कुछ भी नहीं जी सकते। ठीक, अब अगर ऐसे भी मान लीजिए कि आप जलमंडल हो और वायुमंडल हो, परंतु स्थल मंडल ना हो, तो फिर तो भी नहीं जी सकते हो। ठीक, तो इसके लिए प्रॉपर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र या जैव बने रहने के लिए इन तीनों मंडलों की आवश्यकता होती है।
और इन तीनों मंडलों की जो संरक्षण की बात कही गई है वह कुछ इस प्रकार की गई है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या लगभग 105 है, कहीं कहीं पर 103 दिया रहता है। तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वह बिल्कुल वहाँ पर वो रक्षित होता है, आरक्षित होता है, सॉरी आरक्षित होता है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, ठीक है ना। वहाँ पर हर प्रकार की अनुमति नहीं होती है, किसी भी प्रकार की आपको का आप वहाँ जा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा आपका आता है इसको हम बफर जोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस बीच वाले स्थान को हम बफर जोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के लोगों को आने जाने की या निजी निवास की या पेड़ पौधे की कटाई या घूमने की टहलने की अनुमति नहीं है। फिर दूसरा हमारा, इसको हम बफर जोन कहते हैं, याद रखिएगा। दूसरा हमारा है अभयारण्य या आंतरिक जोन है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के थोड़े बहुत कार्य करने के लिए आ सकते हैं, जैसे चारा कटाई हो गई, घास की, लकड़ी की, ठीक है ना, निजी कुछ कार्य हो गए, तो उसके लिए आप यहाँ पर आ जा सकते हो, परंतु कुछ हद तक यहाँ फिर भी पाबंदी है। फिर आगे आते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्र में जो है आप जा सकते हो, परंतु यहाँ पर भी वही पाबंदी है कि आप किसी प्रकार के वनस्पतियों को या अन्य घटों को या सूक्ष्म जीव के या जीव जंतुओं को आप हानि नहीं पहुंचा सकते हो। आप तो जा सकते हो, परंतु यहाँ पर इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र को बचा के रखना पड़ेगा। तो 3 क्षेत्र हमारे हो गए। पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता, जिसको आरक्षित किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है अभयारण्य, ठीक है, जो आपका बाह्य जोन है। और तीसरा है आरक्षित क्षेत्र, बफर जोन, बाह्य जोन, आपका आरक्षित क्षेत्र। ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक एक टॉपिकों की बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे। हमारे राष्ट्रीय उद्यान को जो चलाने वाली सरकार होती है वह पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर होती है या केंद्र सरकार द्वारा वह चलाई जाती है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित होता है, अर्थात इस पर केंद्र का अधिकार पूर्णता होता है और केंद्र इस पर निगरानी रखती है, याद रखिएगा। फिर उद्यान के क्षेत्र में कटाई, चराई, आवास की अनुमति नहीं होती। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार की कटाई, चराई या आवास की अनुमति नहीं होती है। मैंने जिस कभी जो बताया था आपका वही। फिर यहाँ पर सभी प्रकार की मान गतिविधियों के कार्यों पर रोक है। तो याद रखिएगा, सभी प्रकार की मान गतिविधियों या कार्यों पर रोक लगाया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी प्रकार के आप कार्य या गतिविधियां यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कहीं पर 103 दिया है और कहीं पर 105 दिया है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। अगर जो आपकी एग्जाम में आता है 103 या 105, तो आप इस पर ही टिक करिएगा। खासकर आप 105 को मानकर चलिएगा, पर अगर 105 नहीं आता है तो 103 एग्जैक्ट आप रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं, यह हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान की बात। आते हैं अभयारण्य। अभयारण्य की सीमाओं में निर्धारण निश्चित नहीं है। देखिए, अभयारण्य के क्षेत्र में कोई निश्चित निर्धारित नहीं किया गया है कि आप इतने अंदर तक घूमने जा सकते हो या इतने अंदर तक चराई करने जा सकते हो या इतने अंदर तक लकड़ी बीनने जा सकते हो या इतने अंदर तक आवासीय कार्य कर सकते हो या खेती बाड़ी का कुछ या फिर फल फूल के व्यापार आप कर सकते हो, या कोई निश्चित नहीं है अभयारण्य। याद रखिएगा,
फिर कुछ निजी कार्य की यहाँ पर अनुमति होती है। जैसे आपका कोई निजी कार्य होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर अभ्यारण्य में आपके अनुमति दी जाती है निजी कार्य के करने के लिए, याद रखिएगा। फिर जंगली उत्पादन, वृक्ष, घास और कटाई, जमीन की कुछ छूटें हैं। देखिए, जंगली उत्पादन, आप जंगल के कुछ जो चीज़ उत्पादन करते हैं उसके लिए छूट दी गई है यहाँ पर। वृक्षों को लगाने या काटने के सूखे पेड़ों की छूट दी जाती है। घास, जानवरों के लिए घास करने के लिए छूट दी जाती है। कुछ पेड़ पौधों की कटाई जो जहरीले या अजरक पेड़ पौधे तत्व होते हैं उनकी कटाई के लिए, और कहीं हद तक आप यहाँ पर साफ सफाई करके अपना निवास कर सकते हैं। ये अभ्यारण्य होते हैं। भारत में हमारे कुल अभ्यारण्यों की संख्या वर्तमान में 540 है। इससे पहले आप लोग देखे होंगे 532 या 522 ऐसा मिलता था, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो आपके अभ्यारण्यों की संख्या कुल 540 है। ये रहा आपका अभ्यारण्य। ठीक, अब आते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कुल हमारे भारत में वर्तमान में 18 है। तो याद रखिएगा, जैव आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? 18। सरकारी नियंत्रण के अलावा कुछ निजी कार्य की भी यहाँ पर छूट रहती है। तो याद रखिएगा, सरकार का नियंत्रण यहाँ रहता है यहाँ पर, परंतु कुछ लोगों को यहाँ पर निजी कार्य करने की छूट दी जाती है। यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र होता है या इकोसिस्टम होता है। याद रखिएगा, जैव मंडल जो हमारा होता है उसका या संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम होता है। यहाँ पर किस किस चीज़ को रक्षित किए जाते हैं तो याद रखिएगा, जैसे जंतु, सूक्ष्म जीव, वनस्पतियाँ, अन्य घटक की सुरक्षा प्रदान यहाँ पर की जाती है। ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश में शिकार करते हुए वन्य जीव को अगर शिकार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 25,000 की जुर्माने हैं और 5 साल की सजा है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी वन्य जीव को हानि पहुंचाता है और वह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे 25,000 के जुर्माने और 5 साल की सजा है। ठीक है, तो ये भी कहीं कभी पूछ ले तो आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है ना। अब कुछ बात करते हैं अभ्यारण्य या उद्यानों की, जहाँ पर कुछ जीव पाए जाते हैं और उनका स्थान और उनका अभ्यारण्य का नाम। पेरियार है जो आपका, पेरियार केरल के इडुक्की क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। चंद्रप्रभा हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, हिरण, भालू जैसे इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। फिर मानस या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, यह असम राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा, जंगली भैंसा और हिरण, हाथी, बारहसिंघा इत्यादि कुछ ऐसे जानवर पाए जाते हैं या वन्यजीव। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है। यहाँ पर चीतल, गौर, काला मृग अर्थात काला हिरण और अजगर, बारहसिंघा इत्यादि जैसे जानवर पाए जाते हैं या वन्यजीव पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम भारत में अवस्थित उन राष्ट्रीय उद्यानों की जो कौन कब किसकी स्थापना हुई और कौन किस राज्य में अवस्थित है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो बात करेंगे इस पर, थोड़ा सा चर्चाएं हम पहले कर लेते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य,
दोनों अलग अलग पार्ट हैं, परंतु कहीं कहीं पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उन दोनों को एक साथ मर्ज किया गया है, यानी कि वही राष्ट्रीय उद्यान भी है, वही राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी है। जैसे अभी हमने बताया आपको तो कुछ क्षेत्र तक राष्ट्रीय अभ्यारण्य रहते हैं और जस्ट उसके कुछ अंदर के क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा दे देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ कुछ राष्ट्रीय उद्यान और कुछ राष्ट्रीय अभ्यारण्य दोनों एक दूसरे में मर्ज हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय उद्यानों की। वर्तमान में हमारे यहाँ 105 है, उन 105 की कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल के भी चैप्टर में है आपके, और जहाँ पर्यावरण के चैप्टर में रहता है या पर्यावरण का सिलेबस किसी एग्जाम में रहता है, यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 अवश्य आते हैं, खासकर यूपी टेट, सी टेट और किसी भी राज्य का टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है। और उसके साथ साथ में आपका पेट या एसएससी सीजीएल की, ठीक है, और कोई भी आम वनडे एग्ज़ाम की भर्ती हो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर हम खास तौर से चर्चा करेंगे और कुछ राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख को हम देखते चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जो हमारे उद्यान हैं वहाँ दाचिगम, सलीम अली, किश्तवाड़ और हिमिस। तो याद रखिएगा, दाचिगम, सलीम अली, किश्तवाड़ और हिमिस। तो सबसे बड़ा भारत का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाता है तो हिमिस है, ठीक है ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस। किश्तवाड़ की स्थापना 1981 में हुई थी, ठीक है, और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1992 में हुई थी। यहाँ पर खासकर हिंगुल पाए जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमारे ठंडे प्रदेश है, यहाँ पर हिंगुल पाए जाते हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम, क्रम से चलते हैं इस साइड, पश्चिम साइड से। तो इसके बाद आता है हमारा हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के नीचे अवस्थित है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सुल्तानपुर और कालेश्वर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं प्रमुख रूप से हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना सुल्तानपुर की हुई थी आपकी 1989 में और कालेश्वर की स्थापना 2003 में हुई थी। और सुल्तानपुर में ये भैंसे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सुल्तानपुर में जो है आपका हरियाणा में भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में हम बात करते हैं तो एक डेसर्ट है आपके जो अवस्थित आपका है राजस्थान में, और इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो आपकी इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। केमलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना आपकी 1981 में की गई थी। तो मुख्य रूप से आप 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के याद रखिएगा एग्जाम की दृष्टि से। पहला देसार 1980, सरिस्का 1982 और केमलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981, ठीक है। अब बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात में हम बात करेंगे तो गुजरात में वसदा है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान आपकी इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान 1975 में, और कच्छ का रन वाला राष्ट्रीय उद्यान जो था आपका इसकी 1980 में हुई थी। तो इन क्षेत्रों को याद रखिएगा, एक गुजरात में अवस्थित है और यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर और गधे, जंगली गधे दोनों पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, शेर जहाँ मिल रहा है वहीं पर गधा भी मिल रहा है, ठीक है ना। ग से गुजरात, गिर से गिर राष्ट्रीय उद्यान।
तो कभी अगर एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेता है, याद रखिएगा शेर और गधे यहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और भी बाघ भी पाए जाते हैं, पर भारत में एक यही आपका स्थान है जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, ठीक है ना, सर्वाधिक मात्रा में। फिर है आपका महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की बात करेंगे हम तो गूगमल है, ठीक है, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ठीक है। नवेगांव है, इसकी स्थापना राष्ट्रीय उद्यान की 1975 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच आपका 1975 में हुई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और तडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। याद रखिएगा, पहला गूगमल 1987 में, नवेगांव 1975 में, पेंच आपका एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राज्यों में है, यानी एमपी और यूपी दोनों के बीच पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि पेंच एमपी और यूपी के बीच में पेंच फंसा है कोई, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोनों जगह अवस्थित है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोनों जगह अवस्थित है। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान जो इन दोनों के बीच में पेंच फंसा है, जो आपका एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गोवा की। गोवा की 2 राष्ट्रीय उद्यानों की याद रखिएगा आपका, ठीक है। एक है मुल्लाम है आपका, दूसरा है महावीर। मुल्लाम की स्थापना जो हुई थी वह 1978 में हुई थी और महावीर जो है आपका ये भी गोवा में है। तो महावीर से हम याद कर सकते हैं जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो महावीर यहीं पर आप मान लीजिए इस ट्रिक से, तो महावीर गोवा में आके बस गए हैं, ठीक है ना। फिर आते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में हम लोग कुछ ट्रिक को यूज कर लेते हैं। कोई व्यक्ति नाटक कर रहा था तो उसे हम बंदी बना लिए, ठीक है ना, बंदी बना लिए। तो उससे का एक अंश यानी उसका जो एक अपार्ट था, उसका कोई पार्ट छूट गया था, जो बन्ने घाट पे छूटा था, वो कुद्रमुख का मतलब मुख से कुछ बोलना चाह रहा था, ठीक है ना, जिससे वो बोला राजीव। या फिर ऐसे ट्रिक बना सकते हैं, या फिर राजीव को हमने पकड़ा, ठीक है ना, राजीव को हमने पकड़ा, बंदी बनाया, बंदी बना के उसे बन्ने घाट ले गया और बन्ने घाट जब ले गया तो वो मुख से कुछ बोला, ठीक है, मुख से बोला तो क्या बोला उसने, अंशी बोला। ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले राजीव को याद करिएगा, राजीव को पकड़ा गया कब, 1988 में, ठीक है ना। कहाँ ले गया, बंदी बनाया गया। पहले बंदी कब बनाया गया, तो 1974 में, ठीक है ना। फिर कहाँ ले जाया गया, तो 1974 में बन्ने घाट ले जाया गया। फिर बन्ने घाट के बाद उसने क्या किया, तो मुख खोला, ठीक है ना, जिसको हम याद करते हैं कुद्रमुख, ठीक है ना, 1987 में। और मुख जब खोला तो क्या बोला उसने बोला अंशी, ठीक है ना। तो अंशी कब बोला, तो 1987 में। तो दोनों याद रखिएगा, मुख जब खोलेगा तो दोनों एक ही समय पर बोलेगा ना। तो 1987 अंशी हो गया, ठीक है ना। और 1988 में पकड़ा गया था, मान लो एक साल बाद हमने उसको पकड़ा और पर बाद में रिटर्न करके उसका मुख खुलवाया। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ट्रिक याद की ज़्यादा तो हम ट्रिक से नहीं पढ़ाते, परंतु यहाँ पर याद करने का एक तरीका बता दिया आपको। केरल में आते हैं। केरल में आपका इराविकुलम है, जिसकी स्थापना 1978 में की गई थी, ठीक है। फिर एक केरल में ही एक नदी है पेरियार, उस पेरियार नदी के नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पेरियार राष्ट्रीय उद्यान नाम है, ठीक है। फिर यहीं पर सागर राष्ट्रीय उद्यान है और शांत घाटी या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर केरल में ही है, ठीक है ना। ये हॉट स्पॉट एरिया है केरल और कर्नाटक, और इधर का क्षेत्र आपका हॉट स्पॉट एरिया है जैव विविधता की दृष्टि से।
यहाँ पर कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं या वन्य जीव पाए जाते हैं। याद रखिएगा। केरल कर्नाटक वाला आपका एरिया हॉट स्पॉट है, अर्थात जो आपका ए एरिया लगा है तटीय क्षेत्र से, ये भी हॉट स्पॉट में है, और जो इधर वाला क्षेत्र है आपका, ये भी आपका हॉट स्पॉट एरिया है। हॉट स्पॉट एरिया हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर हर सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और सदाबहार वन होते हैं, उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्रम से। तमिलनाडु की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तो मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान 1989, मुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुड़ी जिसको कहते हैं आप लोग, 1976, मुदुम मलाई आपकी 1990 और मुकुर्थी आपका 1990। तो यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से याद रखिएगा। अन्नामलाई मन्नार की खाड़ी 1980 राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई 1989 राष्ट्रीय उद्यान, मुड़ी आपका अन्नामुड़ी जो है आपका है 1976, मुदुमलाई आपका 1990, ठीक है ना, मुकुर्थी आपका 1990। तो ये 5 रूप मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब हम चढ़ते हुए चलेंगे मैप को ऐसे ऊपर की तरफ। तो आंध्र प्रदेश में आपका नागार्जुन, ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान, फिर केलामेल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक, फिर रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। फिर मरुगा वाकी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी स्थापना 1994 में। आंध्र प्रदेश के हम 4 राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से याद करते हैं, नागार्जुन, केलामेल मेल और रेड्डी और आपका मरुगा वाकी। फिर बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में हम प्रमुख रूप से एक राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, जो आपका चिल्का, जो यहाँ पर एक झील है, ठीक है, और चिल्का झील के ही नाम पर यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में हम इंद्रावती 1993 की बात करते हैं, कागेर 1982 के, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 1981 के। तो 2 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक इधर भी आपका पड़ता है एमपी और महाराष्ट्र में, एक इधर भी आपका पड़ता है जो छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक। इंद्रावती, कागेर और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब आते हैं झारखंड में। झारखंड में एक प्रमुख रूप से आप याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, झारखंड में हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख रूप से याद रखिएगा। फिर आते हैं पंजाब में। पंजाब में बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1992 में, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान 1994 में, नेवरा वैली आपकी 1986 में, और बिग लीला, ठीक है ना, बिग लीला ये आपका 1986 में। तो याद रखिएगा ये झारखंड से संबंधित, पंजाब पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। बुक्सा, गोरुमारा, नेवारा और बिग लीला ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। एक और है आपका, इसको भी याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, ये है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो सुंदरवन डेल्टा के नाम पर प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फिर आते हैं मिजोरम। त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की पहले बात करेंगे तो त्रिपुरा का राष्ट्रीय उद्यान आपके एक है, ठीक है ना, दो है आपका, ठीक। एक है विमोन है और दूसरा है क्लाउडेड। तो एक विमोन और दूसरा क्लाउडेड, पहले क्लाउडेड याद कर लीजिएगा, फिर विमोन को याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं यहाँ पर आपका मिजोरम। मिजोरम में एक याद रखिएगा मारले, ठीक है ना, मज़ा करने वाला वही होता है जो मारना जानता है। तो उससे ठीक याद कर सकते हैं मारले, और मारने वाला एक ना एक दिन फंस जाता है।
ऐसे भी याद कर सकते हैं कि फगमुई माउंटेन। ठीक है, तो मिजोरम में मार्ले और फगमुई माउंटेन दो याद रखिएगा। मार्ले की स्थापना 1997 में और फगमुई माउंटेन की भी स्थापना 1997 में। फिर विश्व का एकमात्र सबसे प्रसिद्ध और जो तैरता हुआ बताया जाता है और यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया गया है जो विश्व में प्रसिद्ध है, उसका नाम है केबू लामजाओ। केबू लामजाओ जो मणिपुर में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। याद रखिएगा, विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केबू लामजाओ। यह कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा, मणिपुर में अवस्थित है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। फिर एक याद रखिएगा नागालैंड, ठीक है, इटाकी है आपकी, ठीक, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। और दो आप अरुणाचल से याद रखिएगा, एक है माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान 1986, एक है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान 1983। ठीक, तो नामदफा याद रखिएगा 1983 और माउलिंग 1986। ठीक है ना। फिर बात करते हैं हम, इधर आते हैं मेघालय का एक मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, असम की बात करते हैं। असम में आपका जो राष्ट्रीय उद्यान है वह बहुत ही प्रसिद्ध है। खासकर दो राष्ट्रीय उद्यान आप लोग असम के जरूर याद रखिएगा, एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान, एक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना, असम के दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, एक मानस राष्ट्रीय उद्यान और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब आते हैं, हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में एक पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत है जो आपका कंचनजंगा के नाम से प्रसिद्ध है, उसी के नाम पर सिक्किम में एक आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है, फिर बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में एक भी आप याद रखिएगा, ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में हमारे दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, परंतु हम यहाँ पर एक ही याद रखेंगे, एक चंद्रप्रभा है और एक दुधवा है। दुधवा को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है ज़्यादातर, खासकर यूपी के एग्जामों में, जो यूपी स्टेट से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर पूछा जाता है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर अवस्थित हुआ और सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की दर्जाएं भी उत्तराखंड से मिली। तो याद रखिएगा, जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका है जिम कॉर्बेट। ठीक, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। पूर्ण रूप से 1972 में इस पर विचार का प्रभाव पड़ा, जिससे भारत में यहीं से शुरुआत हुई। ठीक है ना। फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1990। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982। फिर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान 1983। फिर वैली ऑफ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान 1982। फिर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो कई राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट, ठीक, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, खासकर जिम कॉर्बेट आपका जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना। फिर आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के आपके कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जो उसमें से पिन वैली है आपका, जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी। ठीक है ना। इंदर किला है, फिर खीरगांव है और बृहद हिमालय है। तो चार प्रमुख रूप से याद रखिएगा, पिन वैली 1987, इंदर किला, खीरगांव और बृहद हिमालय, ये आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं।
अब बात करते हैं भारत में उस राज्य की जहाँ पर बाघों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है और वो बाघ स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है और सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान उसी राज्य में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं एमपी की। देखिए, दो दृष्टि से आप याद रखिएगा, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो अंडमान निकोबार में याद रखिएगा, यहाँ पर 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक बाघ या सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो याद रखिएगा एमपी राज्य में सर्वाधिक है। भारत का हृदय कहा जाने वाला राज्य, भारत का राष्ट्रीय बाघ सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य या बाघों को वाला राज्य, टाइगर वाला क्षेत्र एमपी, ठीक है। सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य एमपी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान में हम पहले बात करेंगे अब एमपी की, जहाँ पर सबसे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो शुरुआत करते हैं एमपी में हम बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में। फिर उसके बाद आते हैं फोसिल राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1955 में। फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1969 में। फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1972 में। फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मैंने कहा था ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान दोनों राज्य में अवस्थित हैं, ठीक है ना। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान 75 और 81 में, ठीक है ना। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी में 1981 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1979 में। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में जो हुआ है घटना आपकी कि 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास नारायण मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर या कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीता आज से 70 साल पहले यानी कि 1952 में पहली बार देखा गया था, उसके बाद नहीं देखा गया और तभी से विलुप्त की प्रजाति में आ गए थे। तो लगभग 8 चीतों को लाया गया दक्षिण अफ्रीकी के नमीबिया क्षेत्र से, ठीक है ना। और वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही इस समय अवस्थित है। इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से ये घटना घटी है तो पूछ सकता है, ठीक है ना, चीते की दृष्टि से, ठीक। तो ये रहे आपके राष्ट्रीय उद्यान एमपी से संबंधित। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय उद्यानों से। अंडमान निकोबार में कॉम्पवेल राष्ट्रीय उद्यान, गालथिया राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तरी बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये याद रखिएगा आप अंडमान निकोबार से। ये थे हमारे राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। अभी हम इसमें और कुछ कंटेंट आपको लाने वाले हैं, थोड़ा इसको मिटा दें, उसके बाद फिर और कंटेंट हम बताते हैं। हाँ, तो देखिए कुछ हम बात करेंगे, जैसे ये हमारा चैप्टर हो गया है तो हम कुछ सोचा कि ये भी हम इनकी भी बातें कर लेते हैं संरक्षण में। तो भारत में हमारे भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया, जो पूर्ण रूप से आरंभ हुआ। बाघ संरक्षण या प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम, जो संरक्षण अधिनियम चालू हुआ और आपका 1973 में हुआ। गिद्ध संरक्षण अधिनियम 2006 में चालू हुआ आपका। और गिर सिंह संरक्षण, अर्थात जो गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं, ठीक है, गुजरात में अवस्थित है, इसका संरक्षण किया जाने लगा 1973 से, ठीक है। हाथी संरक्षण अधिनियम 1992 से, हेंगूल संरक्षण अधिनियम 1970 से,
कस्तूरी मृग अर्थात कस्तूरी हिरण संरक्षण अधिनियम 1970 से, लाल पांडा संरक्षण अधिनियम 1996 से, कछुआ संरक्षण अधिनियम 1975 से, गैंडा संरक्षण अधिनियम 1987 से, घड़ियाल संरक्षण अधिनियम 1975 से और डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 1985 से। तो याद रखिएगा, इन संरक्षण के तहत कुछ वन्य जीव को बचाने का प्रयास किया जा रहा है हमारी सरकार या हमारे देश की सरकार द्वारा, जो पूर्ण रूप से इस पर संघ सरकार अर्थात केंद्र सरकार का वर्चस्व रहता है इनको रक्षित करने के लिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही। आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की अगर इस चैनल में या इस वीडियो में त्रुटियां होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो।